हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, इकोनॉमी ऑफ जेएनके को स्टार्ट किया था हमने। तो उसमें हमने इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया था, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में हमारे क्या क्या आ जाएंगे? ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या जो भी डायरेक्ट यूज़ ऑफ हम नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे हैं तो वो सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा क्या आ जाएगा? ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है या इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो कहाँ पे आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और टर्शरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, तो ये सब कहाँ पे आ जाएंगे? टर्शरी सेक्टर में। तो हमने प्राइमरी सेक्टर को शुरू किया था जिसमें हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और डिफरेंट टाइप जो भी है ये इंडस्ट्रीज, जैसे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फिशरीज वगैरह के बारे में, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में, सेरिकल्चर के बारे में, है ना, ये सब हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से मिनरल्स जो हमारे जेएनके में पाए जाते हैं उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि कौन सी जगह पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, जेएनके में कौन सा मिनरल पाया जाता है। ठीक है, तो मिनरल्स की बात करते हैं हम। ठीक है, फॉलोइंग मिनरल्स रिसोर्सेज आर फाउंड इन आर स्टेट। ठीक है, अब तो स्टेट नहीं रही, खैर यूटी बन गई है। तो हमारे जेएनके में कौन सी जो मिनरल्स पाए जाते हैं? तो पहला है लाइमस्टोन। ठीक है, चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मेजर इंग्रेडिएंट है सीमेंट प्रोडक्शन का। ठीक है, जो भी सीमेंट है, जहाँ जो भी सीमेंट की प्रोडक्शन होती है तो उसमें 75% क्या यूज़ होता है? लाइमस्टोन। ओके, तो इसके मेजर सेंटर के बारे में पढ़ लेते हैं। कश्मीर में इसके मेजर सेंटर कौन से हैं? तो दैट इज पथाचोक, जीवन, कुनमोह, क्रियू, अवंतीपुरा बेल्ट में। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटर है ये कश्मीर में है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, सिल्का, ये भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसका? सीमेंट का। ठीक है, अगर हम सीमेंट की कंपोजिशन की बात करते हैं तो 75% ज़्यादातर उसमें क्या होता है? लाइमस्टोन होता है, और 20% उसमें क्या होता है? सिलिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम जिप्सम की बात करते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है? सीमेंट में यूज़ होता है। अगर जिप्सम और आयरन की कंपोजिशन हम देखेंगे सीमेंट में तो टोटल मिला के कितनी है? 5%। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सीमेंट में कौन सा इसमें से कंपोनेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे दे सकते हैं लाइमस्टोन, जिप्सम, सिलिका। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होगा। तो कोल की बात करते हैं हम, तो ये क्या किया जाता है इसको? तो जम्मू में इसका एक्सट्रैक्शन सेंटर कौन सा है? कालाकोट। ठीक है, एक ही एक्सट्रैक्शन सेंटर है, दैट इज कालाकोट। एंड नेक्स्ट वन इज सफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, तो जेएनके की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम इसके एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये मेनली एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से? पाडर डिस्ट्रिक्ट से किया जाता है। पाडर डिस्ट्रिक्ट नहीं, सॉरी, पाडर से किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे मुचेल मात्रा भी होती है, तो वो पाडर एरिया है। कहाँ पे है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। अगर हम इसके एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, स्टार्ट कब हुआ था? तो दैट इज 1885 में। ठीक है, तो पाडर फेमस ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में ये किसके लिए फेमस है? पीकॉक ब्लू कलर सफ़ायर के लिए। ठीक है, जो पीकॉक का ब्लू कलर होता है उसके रंग के सफ़ायर के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ मैंने पीकॉक बनाने की कोशिश की है, ऑल्दो इतना परफेक्ट नहीं है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है? ठीक है, इसकी जो पाउडर में जो सफ़ायर मिलता है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो ये क्या करता है? होल्ड इट्स कलर इन ऑल काइंड्स ऑफ लाइट। ठीक है, सारी जो भी लाइट्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट लाइट्स के अंदर अगर हम सफ़ायर को रखेंगे तो ये अपना कलर कभी भी छोड़ता नहीं है। ठीक है, ये वैसा ही दिखेगा पीकॉक ब्लू कलर का। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर सफ़ायर, दूसरे सफ़ायर जो हैं वो डिफरेंट लाइट्स में अपने कलर को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, लूज़ कर देते हैं अपने कलर की आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सफ़ायर की बात करते हैं, दैट इज़ बुरमेज स्टोन, तो ये इवनिंग लाइट में क्या करता है? अपने कलर को छोड़ देता है, इसका कलर क्या होता है? लूज़ हो जाता है। ठीक है, इतना दिखता नहीं है जैसे इसका ओरिजिनल कलर होता है। ठीक है, और इसकी जो है सफ़ायर है जो पाउडर का, इसकी स्पेशलिटी और क्या है? ये मैजिकली वेलवेटी इफेक्ट है। ठीक है, जो वेलवेट का कपड़ा होता है ना, वैसे वैसे मतलब इसको हाथ लगाओगे तो ऐसा इसका इफेक्ट आता है। ठीक है, अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं गाइस, दैट इज USD 1 लाख। ठीक है, इतना इसका US डॉलर में प्राइस है। अगर हम इंडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे, इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज नियर अबाउट 70, सॉरी गाइस एक मिनट, तो इंडियन रुपीज़ में इसकी
कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक मिनट, तो इंडियन रुपीज़ में इसकी कॉस्ट है दैट इज़ 73,52,610, ठीक है। इतनी की इसकी कॉस्ट आएगी इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। सोच सकते हो आप कितना ये वैल्यूएबल सफ़ायर है, ठीक है। तो कहाँ पे मिलता है ये, पाडर में, ये आप याद रखें। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है गाइस। आगे ये है कि कुछ मिनरल एक्सट्रैक्शन की साइट है हमारे JNK में, ये पूछी जा सकती है, मैच द फॉलोइंग, है ना, कौन सी जो साइट है वहाँ से ये मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ऐसे जो है मैथ्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले की बात करते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा, दैट इज़ कुनमो क्रू, जो कि श्रीनगर में है, वहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइमस्टोन, ठीक है। मार्बल की जो साइट, एक्सट्रैक्शन साइट है, वो कहाँ पे है, कुपवाड़ा में, ठीक है। कालाकोट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोल की एक्सट्रैक्शन की साइट है जम्मू में, ठीक है। पाडर से हमने अभी पढ़ा, सफ़ायर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ दरगोथियन, ठीक है, बारामूला में है, जो जिप्सम के एक्सट्रैक्शन की साइट है। और लाइमस्टोन की एक और साइट है दैट इज़ सदरकोट, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। और वेरीनाग, ठीक है, जहाँ पे झेलम रिवर का ओरिजिन है, ठीक है, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से भी लाइमस्टोन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो लाइमस्टोन कहाँ कहाँ से किया जाता है, पहले श्रीनगर में खानामऊ से, ठीक है, फिर किया जाता है सदरकोट बांदीपुरा में, है ना, फिर वेरीनाग में, जो कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। फिर आगे हम बात करते हैं लिग्नाइट की, तो ये निचहम्मा, ठीक है, जगह है एक हंडवारा में, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर मैग्नीसाइट की बात करते हैं, तो पैंथल एक जगह है रामबन में, तो वहाँ से मैग्नीसाइट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और अगर हम लद्दाख डिवीज़न की बात करते हैं, तो गोल्ड, यूरेनियम, सल्फर, ठीक है, अभी तक इतने एक्सप्लोर नहीं हुए हैं ये साइट, मगर ये सब वहाँ पे एक्सट्रैक्शन सेंटर हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ये मिनरल वहाँ से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। सो आगे हम सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर, वी ऑल नो दैट सेकेंडरी सेक्टर इज द सेक्टर विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल विच इज़ obtained फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश्ड गुड, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने का काम होता है, वो कौन करता है, सेकेंडरी सेक्टर करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का वर्क है, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या क्या है आता है हमारे पास, ठीक है। पहले आ गई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स है, यहाँ हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आर, पहला कारपेट, ठीक है। तो कारपेट्स को है किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में, तो जैन उल अबिदीन ने क्या किया था, जो कारपेट वीवर्स थे, ठीक है, उनको पर्शिया और सेंट्रल एशिया से कश्मीर में लाया था, ताकि वहाँ के लोगों को वो सिखा सके कि किस तरह से जो है कारपेट की वीविंग की जाती है, ठीक है, कारपेट्स को बनाया जाता है। ये जैन उल अबिदीन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा JNK की, जैन उल अबिदीन को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक तो इनको बट शाह के नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम बताइएगा आप इनका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, तो कारपेट्स जो होते हैं वो स्मूथ फेस्ड भी हो सकते हैं या पाइल कारपेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर पाइल कारपेट्स की अगर हम बात करते हैं, इनको कालीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो कालीन है, ये इनमें जो पिक्चर्स हैं वो किस तरह की होती हैं, या ये जो किस डिज़ाइन को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ में मैंने कुछ सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि जो कालीन है वो डिपिक्ट करते हैं फ्लोरा, दैट इज़ प्लांट्स को, और फौना, एनिमल्स को, ठीक है। जो फ्लोरा एंड फौना कहाँ से रिलेटेड हैं, वो कश्मीर से हो सकते हैं, सेंट्रल एशिया से हो सकते हैं, और ईरान से हो सकते हैं, ठीक है। इन 3 रीजन से जो फ्लोरा और फौना है, ये इनकी पिक्चर्स या इनकी जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है कहाँ पे, कालीन के ऊपर, ठीक है। आगे हम टाइप्स ऑफ कालीन कारपेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज नमदास, ठीक है। तो नमदास में क्या होता है, ये बने किसके होते हैं, वूल और कॉटन के, ठीक है। इसमें कॉम्पोजिशन क्या होती है, वूल होता है और कॉटन होता है, ठीक है। ये ब्रांच किसकी है, कसीदा इंडस्ट्री की, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कसीदा इंडस्ट्री जो है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है किसकी, कश्मीर की, ठीक है। मैंने जब आपको आर्ट एंड कल्चर पे MCQs पे लेक्चर दिया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि कसीदा क्या है, इंपॉर्टेंट एम्ब्रॉयडरी है, जो कहाँ को बिलोंग करती है, कश्मीर को बिलोंग करती है, ठीक है। तो नमदास की जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने परसेंट उसमें वूल यूज़ हो रही है, ठीक है, उन कितने परसेंट उसकी कंपोजिशन में है। तो नमदास को 2 में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज़ 80% वूल जिसमें होती है और 20% वूल जिसमें होते हैं। जिसमें 80% वूल की कंपोजिशन होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसमें 20% वूल की कंपोजिशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द गाबा, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये ओल्ड वुलन कारपेट हैं, ठीक है, मतलब ये पुराने ऊन से बनता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर्ड जो किए जाते हैं ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में किए जाते हैं, मगर बारामूला में इसकी जो प्रिंटिंग है उसमें स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। बारामूला इज स्पेशलाइज्ड इन प्रिंटिंग द गावा, ठीक है। जो प्रिंटिंग की स्पेशलाइजेशन है वो बारामूला में होती है, ऑल्दो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ पे है, अनंतनाग में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होएगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड वन इज द चेन स्टिच रंग, ठीक है। तो ये किसके मतलब उसी की तरह होता है, गाबा की तरह ही होता है, और इनको इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, इनका ट्रेड भी किया जाता है। आगे हम कारपेट्स हो गए, अभी हम शॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉल्स हैं JNK में, ठीक है। तो शॉल्स जो हैं वो मेनली 3 फाइबर से प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट इज शार्टश, पश्मीना एंड राफल, ठीक है। फर्स्ट वन इज शार्टश, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉस्टलीस्ट है और ये पास हो जाता है थ्रू रिंग, ठीक है। इस शॉल को क्या करते हैं हम रिंग से पास कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको रिंग शॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फैब्रिक सोर्स अगर हम बात करते हैं, ये मिलता कहाँ से है, शार्टश का जो फाइबर है वो मिलता है रेयर तिब्बतन एंटीलोप से, ठीक है, जो 14,000 फीट की ऊंचाई पे रहता है, उसको हम चिरू के नाम से भी जानते हैं लोकली, तिब्बत में इसको लोकली चिरू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मगर अब ये शॉल जो है बैन हो गया है, क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये चिरू जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है। तो 1975 में UN कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड fauna एंड फ्लोरा बैंड ऑल ट्रेड इन तिब्बतन एंटीलोप वूल बिकॉज इट इज़ एंडेंजर्ड, ठीक है। जो भी व्यापार तिब्बतन एंटीलोप की वूल पर होता था, ठीक है, उसकी वूल से जो भी क्लॉथ्स बनते थे, तो उन सब पर 1975 में बैन लगा दिया गया, ठीक है। तो हमारे नेशनली अगर बात करते हैं तो 1990s में शार्टस जो है वो बैन हो गया था, ठीक है, उसके ऊपर व्यापार जो है वो बंद हो गया था, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पश्मीना। पश्मीना शॉल, तो ये एक पर्शियन वर्ड से ड्राइव हुआ है, ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन कि जो पश्मीना वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो ये पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है मेड फ्रॉम वूल, ठीक है। इसको हम सॉफ्ट गोल्ड सॉफ्ट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं कश्मीर में, ठीक है। आप थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसकी ऐड ऑन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर भूल गई लिखना। तो पश्मीना मिलता इसको हम क्या बोलते हैं, और नोन एज कैशमेयर वूल, ठीक है, इसको कैशमेयर वूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मिलता कहाँ से है ये हमें, स्पेशल गोट जिसका नाम है चंग थंग, ठीक है, चंग थंग जो लद्दाख के आसपास मिलती है हमें, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नाम है दैट इज कैपरा हिरकस, ठीक है, कैपरा हिरकस इसका साइंटिफिक नाम है, ठीक है। और अगर रियरिंग की बात की जाए इसकी, तो इसकी पैंगोंग लेक पे रियरिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रफाल के ऊपर, ठीक है। ये भी एक काइंड ऑफ शॉल है जो स्पन आउट किया जाता है फ्रॉम मरीनो वूल टॉप से। सो नेक्स्ट वन इज वुड कार्विंग, ठीक है। वुड कार्विंग क्या हो गया, मेकिंग डिजाइन ऑन वुड, ठीक है, जो भी हम डिजाइन बनाते हैं वुड पे उसको हम क्या बोलते हैं, वुड कार्विंग, ठीक है। तो स्पेशली इसके लिए कौन सी वुड की यूज़ की जाती है, दैट इज़ वॉलनट वुड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वुड कार्विंग के लिए कौन सा वुड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्या ये वॉलनट वुड किया जाता है या विलो ट्री का वुड किया जाता है या हमारे पास एप्पल ट्री का वुड यूज़ किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ वॉलनट वुड, ओके। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है। लद्दाख में भी कुछ कारपेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ कश्मीर में नहीं, लद्दाख में भी कारपेट्स बनाए जाते हैं, मगर वो जो कारपेट बनाते हैं वो मेनली पर्सनल यूज़ के लिए बनाते हैं, ठीक है, वो उनका ट्रेड नहीं करते। तो दीज कारपेट्स आर पॉपुलरली नोन एज कालीदान, खालीदान और टसकदान, ठीक है। तो इन कारपेट्स को इन नाम से जाना जाता है, ठीक है। कालीदान ऐसे बोल सकते हैं क्वेश्चन में
कि काले दान और टसक दान जो कारपेट्स हैं ये कौन से रीजन को बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो दैट इज लद्दाखी कारपेट्स है ये। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बसोली पेंटिंग, आप इसको मार्क कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर पेंटिंग्स देखिए, आर्ट एंड कल्चर भी है हमारा, तो JNK की आर्ट एंड कल्चर में भी ये टॉपिक आएगा हमारा। सो इसमें हमारा क्या है, बसोली पेंटिंग, ठीक है। तो बसोली है कहाँ पे, ये 75 किलोमीटर है फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रंजीत सागर लेक, ठीक है। तो ये किसके लिए जाना जाती है, बसोली पेंटिंग है। मैंने आपको बताया था जब मैंने आर्ट एंड कल्चर पे MCQ कराए थे, मैंने बताया था कि जो इंडियन पेंटिंग है वो 2 में डिवाइड है, ठीक है, दैट इज मुराल्स एंड मिनिएचर, ठीक है। तो ये जो बसोली पेंटिंग है, ये कौन सी पेंटिंग है हमारी, ये मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग कौन सी पेंटिंग होती है, स्मॉल पेंटिंग, ठीक है, जो कि पेजेस पे बनाई जा सकती हैं, ठीक है, लीफ पे बनाई जा सकती हैं, ठीक है, या छोटी छोटी जगह पे जो बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी दीवारों पे नहीं बनाई जाती है, ठीक है, जो छोटी ऐसे पेजेस पे, लीफ पे, ठीक है, ऐसी जगहों पे बनाई जाती हैं, तो वो क्या है, मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। अगर हम थीम बात करते हैं, तो थीम क्या है बसोली पेंटिंग का, तो ये सोर्सेस ऑफ लिटरेचर से इसका थीम लिया गया है, ठीक है, रसम मंजारी, गीता गोविंदा, गागा माला, तो इन 3 जो सोर्स हैं लिटरेचर के, यहाँ से इनका थीम लिया गया है मिनिएचर पेंटिंग का, जो बसोली में पाई जाती है, ठीक है। तो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा जो है स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स नहीं है बसोली पेंटिंग का, ठीक है। तो पहला जो मिनिएचर पेंटिंग की गाइस ये स्पेशलिटी है कि इसमें जो आइज़ का एक्सप्रेसिव आइज़ होती हैं वो कैसी होती है, पैटर्न लाइक होती हैं, ठीक है, पैटर्न ऐसे होता है, तो इनकी आइज़ जो हैं वो बड़ी बड़ी ऐसे पैटर्न लाइक होती हैं, ठीक है। यूज़ आर प्राइमरी रेड, ब्लू एंड येलो कलर्स, ठीक है, जो प्राइमरी कलर्स यूज़ होते हैं वो कौन से हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। और थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, यूज ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ बीटल विंग्स, ठीक है, बीटल के विंग्स के फ्रेगमेंट यूज किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट ज्वेलरी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चिनाब टेक्सटाइल मिल की बात करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सेटअप कब हुई थी, दैट वाज इन 1970 इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। तो इस्टेब्लिश किसने की थी, ये के बिरला ग्रुप ने, ठीक है। ये लार्जेस्ट फैक्ट्री है सतलुज टेक्सटाइल लिमिटेड की, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग किसकी होती है यहाँ पे, कॉटन यार्न की और मैन मेड फाइबर यार्न की, ठीक है, इन सब की यहाँ पे क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पावर जनरेशन की, ठीक है। JNK में जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है दैट इज अबाउट 20,000 मेगावाट, ठीक है। जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं हमारे यूटी में, उनको मेंटेन करने का और एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, दैट इज JNK स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसको पावर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करता है और मेंटेन भी करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो 20 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अब चेक कर लीजिएगा, क्या पता अब अपडेटेड नए हो, तो ये बुक में लिखा हुआ था, दैट इज़ 20 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स जो हमारी यूटी में हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, दैट इज़ बागलीहार, उड़ी, चिन्नैनी, डुलहस्ती, सलाल, ठीक है। तो बागलीहार जो कहाँ पे है, ये कौन सी रिवर पे है, चिनाब पे, ठीक है। गाइस बहुत बार ये MCQ पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, ठीक है। बागलीहार चिनाब रिवर पे है। अगर हम बात करते हैं डुलहस्ती, ये भी चिनाब रिवर पे है, और सलाल जो है ये भी चिनाब रिवर पे है, ठीक है। डुलहस्ती अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है गाइस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन SI के एक एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, जो अभी रिसेंटली JK SSB के सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, वहाँ में ये क्वेश्चन आया था कि जो डुलहस्ती जो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे है, ठीक है। तो वो मरुसदार, ऐसे तो चिनाब रिवर पे है अगर ब्रॉडली हम देखें, मगर उसकी ट्रिब्यूटरी है, चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, दैट इज मरुसदार रिवर, तो उस पर ये डुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर तभी पे कौन सा पावर प्रोजेक्ट है, दैट इज चिन्नैनी और उड़ी, ठीक है। ये बारामूला में है, और कौन सी रिवर पे है, झेलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके तो ये भी पूछा जाता है कि इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो कितनी है, दैट इज 480 मेगावाट, ठीक है। अगर हम बात करें कि ट्रिक की, ठीक है, तो ट्रिक इसमें क्या है, देखिए 4 और 8 कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो 12 देखिए, उरी जो डैम है वो 480 मेगावाट का, ठीक है। 4 8 12 होते हैं, तो इसलिए ये बारामूला में है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि
उड़ी डैम जो है, उड़ी डैम नहीं, उड़ी जो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे है और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, तो वो बारामूला में पड़ता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट इंडस्ट्री बाय रिजर्विंग सम एरियाज, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं रियल एस्टेट के बारे में, ठीक है, क्या होती है रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल एरियाज क्या होता है, ये हमने बड़ी बार सुना होता है नाम। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, वो रिजर्व करती हैं सम एरिया, ठीक है, किसके लिए, ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, जो न्यूली स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए फैक्ट्रीज बनाने के लिए कुछ स्टेट ने एरियाज रखे होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज एरिया या रियल एस्टेट्स बोलते हैं, ठीक है, स्टेट्स बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। सम इंडस्ट्रियल एस्टेट जो हमारे JNK में हैं वो कौन से हैं, दैट इज बागी अली मर्दान खान, रंगरे, कोनमो, बारामूला, अनंतनाग में है, ठीक है। तो ये सब जो है कश्मीर में इंडस्ट्रियल एस्टेट के एरियाज हैं ये सब, ठीक है। अगर जम्मू डिवीज़न की बात करते हैं दैट इज़ बड़ी ब्रह्मा, सांबा और कठुआ में ये एरियाज़ हैं। और अगर लेह लद्दाख की बात करते हैं दैट इज़ लेह एंड कुबर खुरबतंग, ठीक है, खुरबतंग, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एरियाज़ हैं, ठीक है। अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं हम, ठीक है, टर्शरी सेक्टर के आगे हमारा सर्विस सेक्टर आ गया, ठीक है, जिसमें जो भी सारी सर्विसेज हैं, ठीक है, चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, वेयर हाउस हो, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, हेल्थ, ये सब किस में आ जाएगा, हमारे टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। आप बताइए कि इंश्योरेंस का रेगुलेटरी कौन सा होता है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का तो RBI होता है, ये सबको पता है, मगर इंश्योरेंस का रेगुलेटरी कौन होता है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर का, तो आप बताइएगा इसको। चलिए मैं ही बता देती हूँ, दैट इज IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये नॉन मटेरियल इक्विवेलेंट ऑफ गुड, ठीक है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नॉन मटेरियल, ठीक है। तो सर्विसेज कैसी होती हैं गाइस, इंटेंजिबल होती हैं, ठीक है, सर्विसेज को हम टच थोड़ी कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि डॉक्टर को हम टच कर लेते हैं, है ना, तो बैंक को हम टच कर लेते हैं, तो आप बैंक को टच करते हो मगर वो आप उसको ओन नहीं कर लेते हो, ठीक है। आप इसको अकाउंट्स में भी देखोगे, इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनके हम सिर्फ सर्विस ले सकते हैं, उनको ओन नहीं कर सकते, ठीक। तो ये सब आ गई सर्विस सेक्टर में, दैट इज टर्शरी सेक्टर में। टूरिज्म की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, तो ये अलग से सेक्शन भी है आपका। तो इम्पॉर्टेंट टूरिज्म का क्या रोल है इकॉनमी में हम देखेंगे। सो पहला है हमारे पास गुलमार्ग गंडोला, ठीक है, गुलमार्ग गंडोला जो है वो सेकंड हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड, ठीक है, जो हमारे कश्मीर में जो गुलमार्ग गंडोला है वहाँ पे क्या है, ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। अगर वाटरफॉल की बात करते हैं हम अहरवल में, तो दूध पथरी में, तो ये दूध पथरी और ये अहरवल ये भी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कश्मीर में, ठीक। अनदर जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारी यूटी में वो है हजरत बल श्राइन, अमरनाथ केव, वैष्णो देवी, ठीक है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। 10 मिलियन पिलग्रिम एवरी ईयर वहाँ पे क्या करते हैं, विजिट करते हैं, ठीक है गाइस। आपने टूरिस्ट का जो टूरिज्म का है वो टॉपिक अलग से पढ़ लिया होगा, यहाँ पे थोड़ी ही मैंने सिर्फ हेडिंग ही लिखी हुई है ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाओ कि ये इकॉनमी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आपने डिटेल में पढ़ा होगा ये सब। तो शिव कोडी रियासी में है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। शादरा शरीफ, ठीक है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। बुद्धा अमरनाथ कहाँ पे है, पुंछ में है। सुध महादेव उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कैलाश यात्रा डोडा में है, ठीक है। मचेल यात्रा भी होती है किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ में मैंने आपको और भी बताया था, पाडर में। तो पाडर में क्या होता है, मिलता है हमें सफ़ायर मिलता है, ठीक है, पिकॉक कलर का सफ़ायर मिलता है जो बहुत ही एक्सपेंसिव है गाइस, याद रखिएगा आप। तो कुछ प्लेसेस नेचुरल ब्यूटी के भी हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग ऐसे ही सीनिक ब्यूटी के लिए जाते हैं, दैट इज़ भद्रवा और बनी, ठीक है। बनी कठुआ में पड़ता है और भद्रवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो भद्रवा को हम मिनी कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए पेंगोंग लेक है, ठीक है, और भी बड़ी सारी लेक हैं जो आपने पढ़ी होंगी। तो आर्कियोलॉजिकल एंड मॉन्यूमेंटल डेस्टिनेशन लद्दाख, ठीक है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं बेसिकली लद्दाख में जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दैट इज स्कल्पचर जो कि द्रास में है। लम्मा यूरू मोनेस्ट्री है हमारे पास, हेमिस मोनेस्ट्री है, ठीक है, हमारे पास, और ले पैलेस है। ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहाँ पे है, लद्दाख में है।
ठीक है। अब सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, मेजर इंपॉर्टेंट रोल जो हमारे यूटी में है वो जे.एन.के बैंक का है, दैट वाज सेट अप इन 1938। ठीक, आ सकता है गाइस ये क्वेश्चन कि जे.एन.के बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, दैट वाज इन 1938। ठीक है, तो इसका जो टारगेट या एम जो थीम है इसका वो क्या है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ इन स्टेट। ठीक है, अदर सर्विस सेक्टर की बात अगर हम करते हैं, दैट इज कोल्ड स्टोरेज प्लांट इन इंडस्ट्रियल इस्टेट रंगरेथ। ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स क्या हो गया गाइस, जो पेरिशेबल आइटम्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे पोटैटो वगैरह हो गया, ठीक है, ये थोड़े ही दिन में हमारे ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हमारे कहाँ पे ओपन हुई है, दैट इज रंगरेथ में। ठीक है, तो ये भी एक सर्विस है। आगे हम बात करते हैं कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या हर्डल्स हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमें। तो ये हमारी अगर यूटी की बात करें तो इसको हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड मानते हैं। ठीक है, तो रीज़न क्या है इसके इकोनॉमिक बैकवर्ड होने के, तो पुअर रोड कनेक्टिविटी है। ठीक है गाइस, रोड हैं भी तो भी इतने वेल उसको मेंटेन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये तो सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बारे में ही पता होता है, और जो भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई स्किल डेवलपमेंट है, तो ये सब हमारे जे.एन.के में इतना उसको क्या करते हैं हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो एक बंदा अगर जॉब करेगा तो सिर्फ एक ही बंदा करेगा। ठीक है, वो भी किसी और पे डिपेंड होगा, मगर एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत सारे लोगों को जॉब देता है। ठीक है, तो ये जॉब सीकर से जॉब गिवर देने में यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। ठीक है गाइज, तो थर्ड यहाँ पे है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, रोज़ यहाँ पे जहाँ देखो टैक्स वगैरह या जो भी हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो मिलिटेंट्स अटैक कर लेते हैं, तो इसी वजह से लैक ऑफ पीस और पीस की वजह से, ठीक है, टेररिस्ट की जो है थ्रेट की वजह से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ठीक है, बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि उनको खतरा रहता है कि यहाँ पे कभी भी हमारे पर हमला हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी जो इकनॉमी है वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है जे.एन.के की। ठीक है, तो गाइस ये था आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आपने कुछ इसमें से कुछ सीखा होगा। अगर आपने पहले से भी लेक्चर पढ़ा होगा तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पॉइंट्स और अपनी प्रिपरेशन को और फ्यूल दे सकते हैं। तो मेरा मकसद यही था कि आपको अच्छे से मैं इस टॉपिक के बारे में बता दूं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे एनसीईआरटी में कवर हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। गाइस, एक वीडियो को बनने के लिए बहुत सा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप इतना ही मोटिवेट कर सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। गुड बाय गाइस।